हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रफ्तार पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, परीक्षा में समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम पर डे दो प्रैक्टिस सेट को लाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 से हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को 1 से। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 4 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए खालिस्तान कॉलेज शुरू किया था। तो दोस्तों, फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 संस्कृत कॉलेज। क्वेश्चन में अगला सेकंड में देखते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया है। तो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, मक्का मस्जिद हैदराबाद में, जो कि औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था या इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन में अगला थर्ड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, गुरु नानक देव। क्वेश्चन में देखते हैं चौथा दोस्तों, मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अवध यानी कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह जो था वो था आपका बहादुर शाह जफर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 5वें का जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि दोस्तों इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, और इसी समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पामस्टन, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन में 6वां देखते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सिख धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ जो है सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, और आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इन ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। आदि ग्रंथ को आपका अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था आदि ग्रंथ को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो कि आपके सिख गुरु थे। तो 6वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? तो 7वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव दोस्तों हरमंदिर साहब को दरबार साहब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा तथा पवित्र मंदिर है। दोस्तों सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव के द्वारा, इनके द्वारा गुरुद्वारे की नींव लाहौर में हजरत मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर जो कि 1588 में रखवाया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो 8वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस जो कि आपका दोस्तों मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। इसी के विरोध के कारण 1857 की क्रांति का जो यही तत्कालिक कारण था जिसका कि विरोध किया गया था। जबकि दोस्तों इसका जो विरोध किया गया था 1857 क्रांति का इसमें 1857 क्रांति की जो पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा था। एनफील्ड राइफल में की कारतूस को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था, और इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सुअर के मांस की बनी होती थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 9वां, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो 9वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल। जबकि दोस्तों कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका तात्या टोपे ने।
टोपे ने, और जबकि आपका जो लखनऊ से किया था वो आपका किया था बेगम हजरत महल ने, और आरा बिहार से किया था कुंवर सिंह ने, जबकि दोस्तों कानपुर से किया था नाना साहब ने कानपुर से, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 10वां, रामचरितमानस की रचना करने वाली गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य खालिस्तान में हुआ था। तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तुलसीदास प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे और जिनका जन्म 1532 ईस्वी में जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता था। तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे नरहरि दास थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों रामचरितमानस है, विनय पत्रिका और दोहावली और कवितावली, ये इनकी प्रमुख रचना है। इस प्रकार तो 10वें का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे। तो 11वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ध्रुव पद। तानसेन का जन्म दोस्तों ग्वालियर के एमपी में हुआ था, और तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। और तानसेन भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास का भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 11वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ए आंसर हो जाएगा, ध्रुव पद। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह को और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, महाराज मेहताब चंद ने, इसी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 13वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बारदौली। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। तो 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, उज्जैन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। इनमें से दोस्तों किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नागपुर में दोस्तों जंतर मंतर नहीं है। जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में यह स्थित है, जिसका निर्माण जो राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से दोस्तों कौन सा है। तो 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोस्तों गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी है, और जबकि तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य और लद्दाख सबसे उत्तरी केंद्र शासित है, तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा आपका उत्तरी जो राज्य है वो आपका है लद्दाख है उत्तरी राज्य, और पूर्वी है आपका अरुणाचल प्रदेश, और आपका पश्चिमी जो है वो आपका गुजरात है जो कि पश्चिमी है। जबकि दोस्तों आपका जो दक्षिणी की अगर बात करें, दक्षिणी है जो सबसे दक्षिणी है वो आपका तमिलनाडु। इस प्रकार आपका पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी जो है वो आपका गुजरात है, और उत्तरी लद्दाख है, और दक्षिणी आपका तमिलनाडु है। तो इसमें आपसे पूछा सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 17वां, भारत और चीन के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, और दोस्तों जबकि डूरंड रेखा जो है वो आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और रेड क्लिफ जो रेखा है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और जो कि दोस्तों जो 24वीं समांतर जो रेखा है वो आपकी भारत एवं पाकिस्तान की कच्छ के रण में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और दोस्तों एक रेखा जो होती है आपकी 38वीं समांतर जो रेखा होती है वो उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया के मध्य में है, 38वीं समांतर पैरेलल लाइन। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 18वां, निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरिंद्री एवं काला पदार्थ है। तो 18वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कोक जो कि आपकी प्राप्त होने वाला एक कठोर सरिंद्री एवं काला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, काला सोना क्या है। इनमें से काला सोना किसे कहा जाता है। तो 19वां का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, पेट्रोल।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को इनमें से क्या कहा जाता है? तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह इनमें से कौन सा है? यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह इनमें से सबसे कौन सा है? तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रोटरडैम। रोटरडैम जो कि आपका दोस्तों राइन नदी पर नीदरलैंड में अवस्थित यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जबकि दोस्तों इस प्रकार ले हावरे है जो कि आपका फ्रांस में है, और एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में है, और साउथहैम्पटन जो है आपका वो इंग्लैंड में है। तो आपसे जो पूछा था सबसे व्यस्ततम जो है वो आपका सी हो जाएगा, रोटरडैम, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नक्शे के जो अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा है? इनमें से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा है? तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में, अमिन द्वीप और मिनकाओ विकास भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में दोस्तों, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इनमें से भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एरेटोस्थेनेज, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि वाला दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजकृष्ण, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते दोस्तों 29 में, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सेबी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, अर्थव्यवस्था के आकार यानी साइज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? अर्थशास्त्र के आकार साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप इनमें से कौन सा है? तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? इनमें से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 32 देखते हैं, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। क्वेश्चन में अगला 33 देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। दोस्तों राज्यसभा है जो कि उच्च सदन होता है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, और जबकि दोस्तों लोकसभा है वह निचला सदन है और यह भंग भी हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें पूछा था, राज्यसभा के बारे में सही कथन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 34, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते? इनमें से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, स्थानीय सरकार के मंत्री, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते 35, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका दिया है फखरुद्दीन अली अहमद और सेकंड में दिया है आपका नीलम संजीव रेड्डी और आपका दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन और आपका दिया है अगली बार में ज्ञानी जेल सिंह। तो 35 में दोस्तों जो हो जाएगा सबसे पहले आपके जो हो जाएंगे, अवरोही क्रम की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 4 यानी कि ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आपके आएंगे संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी और उसके बाद जो आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा फखरुद्दीन अली अहमद और जो थर्ड है उसके बाद लास्ट में यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन।
अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन आएंगे, लेकिन आपसे कह रहा है अवरोही क्रम, तो सबसे लास्ट में आपका थर्ड पॉइंट को आप देख लीजिए। थर्ड पॉइंट ओनली आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 35 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 36 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा। इनमें से कौन सा राजनीतिक ऐसा है जो कभी भी लोकसभा सदन का नेता नहीं रहा है। तो दोस्तों 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इनमें से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। इनमें से कौन सा ऐसा पूर्व राष्ट्रपति है जिसने सबसे कम अवधि के लिए अपना पदभार संभाला था। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन है जिनका जो तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल जो था 67 से 69 के बीच था लगभग में, एक वर्ष से थोड़ा अधिक था, जो कि सबसे कम अवधि के लिए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट खालिस्तान के समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का जो बजट है वो किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लोकसभा के समक्ष। जो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के अधीन अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, और इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती तो वह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और दोस्तों तथा राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो बजट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 40 भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का अंग है। तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में किस दिन मनाया जाता है। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 11 से 17 जनवरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों दिसंबर 2022 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की कौन सी रैंक है। तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 87। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, रूस बन चुका है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 45 में दोस्तों लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता इनमें से किसे माना जाता है। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 47 में विश्व कोश का संपादक कौन था। विश्व कोश का इनमें से संपादक कौन था। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दिदरू। विश्व कोश का संपादक जो दोस्तों था वो था आपका दिदरू। क्वेश्चन में अगला 48 देखते हैं दोस्तों नाजीवाद किसका समर्थक था। नाजीवाद इनमें से किसका समर्थक था। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इनमें से कहाँ पर हुआ था। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 दोस्तों विश्व जलवायु सम्मेलन COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है खालिस्तान आयोजित किया गया था। तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इनमें से कहाँ आयोजित किया गया था। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पेरिस में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 52 में जलवायु परिवर्तन का ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन्हीं की COP21 2015 में कहाँ आयोजित किया गया था।
तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पेरिस में। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, COP 15 जो है वो आपका पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन में देखते हैं 53 में दोस्तों, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 54 में, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए या कौन सी सन में प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 55 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 776 ईस्वी में, 776 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रथम ओलंपिक खेल जो 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन में देखते हैं 56 में दोस्तों, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पर है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा इनमें से कहां पर है? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, रामेश्वर में। क्वेश्चन में 57 देखते हो, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक इनमें से कौन सा है? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, डोमिनिक लापिएर, डोमिनिक लापिएर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हो, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? दोस्तों इनमें से पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो आपकी नवरत्न कंपनी है? तो 58 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, GAIL जो आपकी है वो आपकी एक नवरत्न कंपनी है। क्वेश्चन में देखते हैं 59 में, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? पहले राष्ट्रमंडलीय खेल दोस्तों इनमें से किस खेल में हुए थे, किस देश में हुए थे? तो दोस्तों पहला जो राष्ट्रमंडलीय खेल हुआ था वो आपका हुआ था कनाडा में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो इसमें यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए, इनमें से पूछा है आपसे। तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आगरा का किला जो आपका विश्व विरासत स्थल जो कि अनुमोदित स्थान है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 61 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मणिपुर। मणिपुर जो दोस्तों है मणिपुरी जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। जबकि दोस्तों भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, और मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है, और रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और जो दोस्तों इस प्रकार और रामलीला जो है रामलीला, नौटंकी, झूला और कजरी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका 61 का जो हो जाएगा ए, मणिपुरी जो आपसे पूछा था कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है, वो है आपका मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा का संबंध किस राज्य से या किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा जो है वो आपकी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और बिहार में भी दुर्गा पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की शुरुआत दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुई थी और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल गया। तो इस प्रकार दुर्गा पूजा का जो संबंध है वो आपका पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 63 में, निम्नलिखित में से कौन झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि डिटेक्टर मशीन के नाम से, इनमें से एक डिटेक्टर मशीन जो है वो कौन सी है? यानी कि डिटेक्टर मशीन का जो काम होता है वो झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, इससे झूठ का पता लगाया जाता है। तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पॉलीग्राफ से दोस्तों झूठ का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन में अगर 64 देखते हैं, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो दोस्तों गति के जो नियम दिए हैं वो दिए आपके न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन 65 देख, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये आपका जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं दोस्तों, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जल स्तर पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हो, तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति जो है वो बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यह घट जाती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में इसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो दोस्तों है वो परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दो तत्व के परमाणु समान होते हैं। दो तत्व के जो परमाणु होते हैं वो दोस्तों समान नहीं हो सकते, वे 10 पे पावर -10 क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, और दोस्तों इनके जो परमाणु जो है दो तत्वों के परमाणु आपस में समान नहीं हो सकते। इसमें जो दे रखा है आपको, दो तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, जो कि आपका गलत है। इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 69 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों, 17 देख, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लाल। 70 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 71 में, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस हैं, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 72 में, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व इनमें से कौन से हैं। तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए सभी एसिड एक आम तत्व है दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख के, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। इनमें से जो नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डोब्रेनर, न्यूलैंड का दो अष्टकनीय और मेंडलीव का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, माचिस की तीलियां में होता है, माचिस की तीलियों में क्या होता है। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फास्फोरस। माचिस की तीलियों में दोस्तों फास्फोरस होता है। क्वेश्चन में अगला 75 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। इनमें से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, दोस्तों पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों पोटेशियम का जो प्रतीक है वो आपका के है। क्वेश्चन में देखते हैं 76 में, किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होता है लगभग वो कितना होता है। तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है या क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग इनमें से क्या होता है। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, काला। सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वो दोस्तों काला होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हो, एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से दोस्तों क्या है। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एलपीजी का जो दोस्तों मुख्य घटक है वो आपका ब्यूटेन है। दोस्तों ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक जो ब्यूटेन है, जबकि दोस्तों इसमें जो पाया जाता है हाइड्रोकार्बन गैस है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हें पेट्रोलियम गैस या ईंधन गैस भी कहा जाता है। ये तेजी से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती हैं। इन्हें दाब डालकर द्रवीभूत किया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं दोस्तों। जबकि एलपीजी का जब मुख्य घटक के रूप में है वो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, जबकि दोस्तों इसमें जो सिलेंडर में जो बदबू आती है, इसमें बदबू यानी कि गंध रहित होती है, और गंध रहित करने के लिए इसमें जो इसके रिसाव का पता लगाने के इसमें एथिल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे कि अगर सिलेंडर लीक होता है तो इससे गंध आती है। इसमें गंध के लिए आपको एथिल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों वो है आपका ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 80 है जो कि आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, गली के पीले लाइट में
किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीली लाइट में किसका प्रयोग इनमें से किया जाता है? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सोडियम। दोस्तों गली के पीले लाइट में जो कि सोडियम का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न थे आपके जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन थे। दोस्तों ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों हमें बताइए आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। इससे कमेंट से आपका मेरा दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।